हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीडस बूस्टर पर। मैं हूं रोहित यादव और आज के वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो न्यू अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। न्यू अपडेट्स पाने के लिए जो बेल आइकन आपको दिखाई पड़ रहा होगा सब्सक्राइब बटन के पास में ही, उसे भी आप दबा लीजिएगा। तो देखिए, जो फंडामेंटल हमारा राइट्स होता है वो पार्ट 3 में आता है और जो आर्टिकल होता है वो 12 से 35 तक आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से 35 तक, उनको एक बार देख लेंगे। फिर उसके बाद इनका थोड़ा सा जो डिटेल व्यू होता है वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स होता है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनडायरेक्ट मतलब कि जो आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं वो भी इसमें पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको करने के लिए जो इनका डिटेल्ड डाटा होता है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जो हम लोग आर्टिकल है वो तो पढ़ ही लेंगे, आर्टिकल हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग इनके क्या लिमिटेशंस हैं, क्या और कुछ है, वो सारा का सारा देखेंगे। तो देखिए, आप छोड़ के मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखा करिए। पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम जो पढ़ा रहे हैं पॉलिटी, ये ट्रिक्स और जो कॉन्सेप्ट है दोनों को मिक्स कर पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आपको ट्रिक्स के माध्यम से आसानी से आर्टिकल याद हो जाएंगे और जो कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे उससे आपके जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी हो जाएंगे। तो आपको पूरा का पूरा पॉलिटी अच्छी तरीके से करा दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स में हमारा आता है आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 की कोई ट्रिक नहीं है, इनको ऐसे ही याद कर लीजिए, सिंपल है कि आर्टिकल 12 में आपसे क्या कहा गया है। तो इसमें स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। स्टेट की डेफिनेशन का मतलब है कि जहाँ जहाँ पे स्टेट यूज होगा उसका मतलब क्या होगा। तो देखिए, जो स्टेट होता है, स्टेट का मतलब होता है सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो भी हों या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी अथॉरिटीज़ होंगी उनको स्टेट माना जाएगा। जैसे कि आपकी केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार हो गई, या जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स होती हैं या ऑफिशियल वर्क्स होते हैं, वो सारा का सारा स्टेट के अंतर्गत ही आएगा। फिर आता है आपका आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में कहा गया है कि लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड, यानी कि कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स को वॉइड कर रहा होगा और पार्लियामेंट ने बनाया होगा उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। इसी आर्टिकल के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है या दूसरी कोर्ट्स हैं उनको जुडिशियल रिव्यू मिला हुआ है। ध्यान रखिएगा, इस शब्द का हमारे संविधान में यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये शब्द आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन जो पावर मिलती है जुडिशियल रिव्यू की वो इसी से मिलती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करेगा वो वॉइड हो जाएगा। और ये कब वो चेक कर पाएगा, जब वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाए जा रहे हों उनका जुडिशियल रिव्यू करेगा, तभी तो पता लगा पाएगा कि ये लॉ हमारा जो है वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इसके बाद हम लोगों के पास आता है आर्टिकल 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 से 18 तक आपके जो राइट टू डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको हटाता है। तो सबसे पहले आपका हम ट्रिक देख लेते हैं 14 से 18 तक। इसको याद करने की सबसे बढ़िया ट्रिक है वह है ईट। ईट में बस ए हटा दीजिएगा, यू लगा लीजिएगा, ईट, ठीक है। ईट को आपके पढ़ेंगे EUT पढ़ेंगे। ये आपका 14 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। जो ई है ये 14 है। 14 का मतलब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट टू इक्वलिटी हो जाएगा। ई से क्या होता है, इक्वलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो राइट टू इक्वलिटी है उसकी बात की गई है आर्टिकल 14 में।
डी से आपका होता है डिस्क्रिमिनेशन। तो आर्टिकल 15 में आपको जो डिस्क्रिमिनेशन है उस पर बैन करने की बात की गई है, चाहे वह डिस्क्रिमिनेशन किसी भी प्रकार का हो, चाहे नस्ल हो, चाहे भेद हो, चाहे जाति हो, चाहे लिंग हो, सभी प्रकार की जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको बैन करने की बात आर्टिकल 15 के अंतर्गत की गई है। आर्टिकल 16 से ई से हो जाएगा आपका एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपको इक्वल एम्प्लॉयमेंट के लिए इक्वल पेमेंट मिले, ये आर्टिकल आपका 16 के अंतर्गत आता है। 17 में आपका अनटचेबिलिटी आता है। यू से क्या हो जाएगा अनटचेबिलिटी, तो यहाँ पर अनटचेबिलिटी को बैन करने की बात की गई, जो छुआछूत है उसको बैन करने की बात कही गई है। आर्टिकल में आपका आता है टी से टाइटल्स, तो इसमें टाइटल्स बैन करने की बात की गई है। इसका एक्सेप्शन क्या है, आपके एजुकेशनल जो टाइटल्स होते हैं और जो आर्मी टाइटल्स होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं, और दूसरे टाइटल्स जो कहीं से आपको मिले हुए हैं अगर उनको जो गवर्नमेंट है वो ऑथराइज कर देती है तो आप उनको यूज कर सकते हैं। तो आपका ये हो गया 14 से 18 तक। अब हम लोग आर्टिकल 19 पढ़ेंगे। आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही हमारे पहले 7 जो फंडामेंटल राइट्स जो 7 केसेस हुआ करते थे, अब आपके पास केवल 6 हैं। तो 19 को हम लोग अलग से पढ़ लेते हैं। तो आर्टिकल 19 ये आपका राइट टू फ्रीडम आता है। इसके अंतर्गत राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत ही हमारे पास 6 फ्रीडम दी गई हैं। पहले हमारे पास 7 थी, अब 6 हो गई हैं। 7 में बताएंगे क्यों हटा दी गई। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 देखो, इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है 100 MRP। 100 MR, ये तो रिपील हो गया है, ठीक है। MR ये रिपील हो गया 6 वाला आपका P, ठीक है, ये आपका 6 जो है वो रिपील हो गया है। अब जो S से हो जाएगा आपका स्पीच हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 1 में है वो राइट टू स्पीच मिली हुई है। आपको ध्यान रखना है कि जो से हम बता रहे हैं लाइन वाइज वैसे ही याद करना है, क्योंकि आपसे पूछ लेता है 19(1) में क्या है, 19(2) में क्या है, 19(7) में क्या है, या 19(4) में क्या है। इस तरीके से आपसे पूछ लेता है। ये क्लॉज होते हैं हमारे, जो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये क्लॉज हैं कि 19 क्लॉज 1 में क्या है, 19 क्लॉज 7 में क्या है, 19 क्लॉज 2 में क्या है। तो जैसे हम लाइन से बता रहे हैं वैसे आपको याद करना है। तो याद करने का सबसे बढ़िया तरीका हमने बता दिया, 100 MRP। आर्टिकल 19 100 MRP। एस से हो जाएगा आपका स्पीच, ए से हो जाएगा असेंबली, यू से हो जाएगा यूनियन, एम से हो जाएगा मूवमेंट, आर से हो जाएगा आपका रिसाइड, पी से हो जाएगा आपका प्रोफेशन। तो ए से क्या हो जाएगा, राइट टू आपका असेंबली हो जाएगा, कि आप पीसफुल असेंबल हो सकते हैं कहीं पर भी। बस आपके पास क्या नहीं होने चाहिए, जो इलीगल असेंबली है वो नहीं होनी चाहिए, मतलब कि गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। यू से आपका हो जाएगा राइट टू यूनियन, यानी कि जो आप यूनियन है उसको फॉर्म करने का आपके पास अधिकार होगा। एम से होगा मूवमेंट, आपको कहीं पर भी मूवमेंट करने की आज़ादी होगी, यानी कि लेकिन विदाउट आर्म। आर से आपका हो गया हो जाएगा रिसाइड, आप कहीं पर भी दुनिया के नहीं, मतलब कि भारत के किसी कोने में आप रह सकते हैं, बस वहाँ पर सरकार ने किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन ना लगाया हो। जैसे कुछ हमारे एरियाज़ होते हैं, जैसे ट्राइबल एरियाज़ हो गए, या हमारे कुछ जैसे नागालैंड के एरियाज़ हो गए, या मिजोरम साइड के एरियाज़ हो गए, उनमें क्या है सरकार ने कुछ बैन लगा रखा है।
तो इस प्रकार के कुछ बैन नहीं होने चाहिए। अगर बैन नहीं है तो आप जैसा चाहें वैसे वहाँ पर रह सकते हैं। राइट ऑफ प्रोफेशन, पी से क्या हो जाएगा, राइट ऑफ प्रोफेशन, आपको काम करने का अधिकार है। आपका आर्टिकल नंबर 19 ख़त्म हो जाता है। इसके कुछ हम लोग रिस्ट्रिक्शन भी पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने केवल हम लोग अभी आर्टिकल्स देख रहे हैं। उसके बाद जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद हमारे लोगों का आता है आर्टिकल 20 एंड 22। ठीक है, 20 से 22 तक जो इसको याद करने की जो ट्रिक है वो हमारे पास है क्लियर। ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा 20 21, ये आपका हो जाएगा 21A और ये आपका हो जाएगा 22। तो आपका जो सी है, सी से हो जाएगा कन्विक्शन, यानी कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपको आपके ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और उसी समय आपको जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट नहीं किया जा सकता। एल से आपका हो जाएगा लाइफ एंड लिबर्टी, यानी कि आपको जीने का अधिकार है, वो भी लिबर्टी के साथ। जो आर्टिकल नंबर 20 होता है और आर्टिकल नंबर 21 होता है, ये अगर इमरजेंसी भी लग जाए तब भी इनको डिसॉल्व नहीं किया जाता है, ये हमेशा बने रहेंगे, ये परमानेंट होते हैं। लाइफ एंड लिबर्टी के अंतर्गत ही बहुत से जो फ्रीडम हैं वो आती हैं। लगभग 35 फ्रीडम जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसने लाइफ एंड लिबर्टी के अंतर्गत ही जो हैं वो इसमें लिस्ट कर रखी हैं। वो कौन कौन सी हैं वो सारी हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, 2-4 जो इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए वो हम लोग अभी जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसके तब हम लोग देख लेंगे। ई से हो जाएगा आपका एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन जो है वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और राइट टू एजुकेशन किसके बीच के लिए, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए। अरेस्ट, AR से क्या हो जाएगा आपका अरेस्ट हो जाएगा, यानी कि अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो आपको जो सज़ा मिलेगी उसके लिए आपको जो 2 बार सज़ा है वो नहीं मिल सकती। दूसरा, अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो आपको वकील प्रोवाइड कराया जाएगा। ये आपका क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स होगा और ये किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 22 के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 23 एंड 24। आर्टिकल 23 एंड 24 को याद करने की जो ट्रिक है आपके पास है TC। तो टी से आपका क्या हो जाएगा, ट्रैफिकिंग हो जाएगा और C से हो जाएगा आपका चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट। जो आर्टिकल आपका 23 है ये जो ह्यूमन में ट्रैफिकिंग होती है उसको बैन करता है। C से आपका है चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्रीज। तो इस जो आपका आर्टिकल 24 है ये जो चिल्ड्रन होते हैं 14 साल तक के बच्चे होते हैं उनको हैजार्डस जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उनमें जो काम करने के लिए है वो प्रतिबंध करता है। लेकिन जो इनोसेंस जॉब्स होती हैं उनमें काम कर सकते हैं, जैसे कि फिल्म जगत की जो काम हो गए या घर का काम हो गया, बच्चे मतलब घर में काम करते हैं वो क्या है उसको क्या कहते हैं लेबर नहीं माना जाएगा, यानी कि चाइल्ड लेबर उसको नहीं माना जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 25 से 28 तक। आर्टिकल 25 से 28 तक को याद करने की जो ट्रिक है वो है रेट। ये आपका 25 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा। आपका R से हो जाएगा रिलीजन। तो यहाँ पर जो रिलीजन बात की गई है
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक आता है। और तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यहाँ पर जो बात की गई है वो इंडिविजुअल के लिए बात की गई है, यानी कि यहाँ पर जो आपके फ्रीडम राइट्स हैं रिलीजियस वो इंडिविजुअल के लिए है, और यहाँ पर आपके पास जो राइट्स हैं वो एसोसिएशन के लिए हैं, यानी कि एक पूरे समूह के लिए हैं। ठीक है, रिलीजियस आपके अफेयर्स जो हैं वो एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन के लिए। टी से आपका क्या हो जाएगा, टैक्स एक्सेम्पशन हो जाएगा, यानी कि अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके ऊपर धर्म को फॉलो करने के लिए टैक्स नहीं लगेगा। कुछ जगह हैं जैसे कि हमारे मंदिर हो गए, उन पर सरकार टैक्स लगाती है, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ के रिलीजियस प्लेसेस होते हैं उन पर जो सरकार होती है वो टैक्स नहीं लगाती है। तो इसके भी कुछ क्या है एक्सेप्शंस हैं, तो वो हमसे जो एक्सेप्शंस होता है इसके जो टैक्स वाला ये हमसे नहीं पूछा जाता है, तो हम लोग इसको केवल इतनी ध्यान रखिए कि जो टी से 27 आर्टिकल 27 है वो टैक्स एग्जेम्पशन देता है। आर्टिकल 28 में ई से आपका हो जाएगा रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो आपको ई को क्या पढ़ना है, आई पढ़ लेना है, तो आपका क्या हो जाएगा रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो आपको आर्टिकल 28 ही रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में देने के लिए जो राइट है वो देता है। अब आपके पास ये ख़त्म हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 29 से 30 तक। आर्टिकल 29 से 30 तक याद करने की ट्रिक है वो है IR। IR आप कैसे भी याद कर लीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन याद कर लीजिए या कुछ और एज्यूम कर लीजिए, IR आपको याद रखना है। I आपका 29 हो जाएगा, R आपका 30 हो जाएगा, I से आपका हो जाएगा इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात की गई है इसमें जो माइनॉरिटीज़ हैं केवल और केवल माइनॉरिटीज़ ही नहीं आती हैं, बल्कि इसमें मेजॉरिटी को भी इंक्लूड कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, लेकिन जो आर्टिकल 30 है ये पूरा का पूरा जो है वो राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करता है। यहाँ पर आपके जो राइट्स हैं वो केवल और केवल माइनॉरिटीज़ के होंगे। यहाँ पर आपके केवल और केवल जो इंटरेस्ट होंगे माइनॉरिटी के साथ साथ इसमें मेजॉरिटी को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इस किस आर्टिकल के अंतर्गत माइनॉरिटीज़ के साथ साथ मेजॉरिटी भी आती है, तो आर्टिकल 29 के अंतर्गत आती है, और आर्टिकल 30 के अंतर्गत केवल और केवल माइनॉरिटीज़ आएंगी। अब हम लोग 30 तक पढ़ दिए। अब इसके बाद आता है हम लोगों का आर्टिकल 31 से 32 तक 35 तक। तो आर्टिकल 31 से 35 तक कोई ट्रिक नहीं है, इनको ऐसे ही याद कर लीजिए। तो आर्टिकल जो हमारा 31 है वो है राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको रिपील कर दिया गया है। अब वो आर्टिकल 300A के अंतर्गत हमारा जो लीगल राइट्स होता है वो बन गया है, इसको अब रिपील कर लिया गया है। और जो हम लोगों ने 19 क्लॉज 6 पढ़ा था वह भी यही था, उसमें भी राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई थी। जब आर्टिकल 31 को रिपील किया गया था तब वही जो 19 क्लॉज 6 था उसको भी रिपील कर लिया गया था। आर्टिकल 32 में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मिलती है, यानी कि आपको संविधान का संरक्षण मिलता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है इसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो आपके फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर होता है। अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, यानी कि संविधान की आत्मा कहा था। किसने कहा था?
तो अम्बेडकर ने कहा था। अगर हम बात करें कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है उसको 5 रिट जारी करने का अधिकार मिला हुआ है, वहीं पर अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट को सेम ये पावर आर्टिकल 226 के अंतर्गत मिली हुई है। वहाँ पर जो एससी है यानी कि हाई कोर्ट है उसको 6 रिट्स मिली हुई हैं। अगर हम बात करें रिट्स की तो जो रिट्स हैं, रिट्स की पावर हाई कोर्ट के पास ज़्यादा है, जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है उसके पास कम है। 5 रिट जो सुप्रीम कोर्ट के पास है वो जो हमारे हाई कोर्ट है उसके पास तो है ही, इसमें जो 6th रिट आ जाती है वो आ जाती है कंज्यूमर प्रॉब्लम्स को, जो कंज्यूमर प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हटाना, यानी कि उनका थोड़ा सा जो क्या कहते हैं निपटारा करना, या कि उपभोक्ता निवारण इसको हम कह सकते हैं। तो ये 6th रिट आपसे कंज्यूमर से रिलेटेड होती है, जो कि केवल और केवल आपके जो हाई कोर्ट है उसके पास होती है। अब हम लोग जो रिट्स हैं 5 वो पढ़ लेते हैं, उनको हम लोग ट्रिक से याद कर लेते हैं तो आप कभी उनको नहीं भूलेंगे। जो रिट्स होती हैं उनको मैच द फॉलोइंग में दे सकता है, या वो स्टेटमेंट में दे सकता है, या केवल और केवल क्वेश्चन भी एक रिट से पूछ सकता है। और रिट से कई बार क्वेश्चन आए हैं, हमने इसीलिए कहा ना कि आपका जो फंडामेंटल राइट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक फंडामेंटल राइट्स हो गया, आपका एक प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, आपका जो सिटीजनशिप हो गया, सिटीजनशिप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसी प्रकार के ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो रिट्स को याद करने की जो ट्रिक होती है वो होती है हम पी के चलें क्यों। हमारे पास ये 5 हो गई, यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएंगी, 1 2 3, ये साइलेंट हो जाएगा आपका, ये आपके पास हो जाएगा 4 और ये आपके पास हो जाएंगी 5। तो आपके पास 5 रिट्स हो गई। ऐसे आप याद रखिएगा हैबियस कॉर्पस। अब इसका काम क्या होता है तो इससे याद रखिए, हैव, इसी से हैव उठा लीजिए, तो हैव से क्या हो जाएगा हैव ए बॉडी। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है हैव ए बॉडी, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ये इशू करेगा तो उस पर्सन को, आपको जिस पर्सन के लिए इशू करेगा उस पर्सन को आपको अगर ज़िंदा है तो ज़िंदा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करना होगा, अगर किसी वजह से वो मर गया है तो उसकी डेड बॉडी को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट मोस्टली तब इशू करती है जब कोई भी जो ऑफिशियल्स होते हैं वो इलीगल तरीके से किसी भी पर्सन को अरेस्ट करते हैं। ये इवन आपका जो प्राइवेट पर्सन होता है उसके खिलाफ भी इशू की जा सकती है। आर्टिकल आपका 2 हो जाएगा मैंडेमस। मैंडेमस से आप इसमें का क्या काम होता है तो इससे मैन उठा लीजिए। मैन का क्या काम होता है, नेचर होता है उसका कमांड देना। जो मैन होते हैं ज़्यादातर वो क्या करते हैं, आपको कमांड देते हैं, उनका नेचर ही ऐसा होता है कि वो कमांड देते हैं। तो मैंडेमस से ध्यान रखिएगा कि जो मैंडेमस होता है उसके माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो अपनी लोअर कोर्ट्स को आदेश देता है किसी काम को रोकने या करने के लिए, या ये ऑफिशियल के खिलाफ भी इशू किया जा सकता है उन्हें किसी काम को करने के लिए या रोकने के लिए। जैसे कि आजकल आपने न्यूज़ में सुना होगा कि बिल्डोजर जो होते हैं वो जो शरारती तत्व होते हैं उनके मकानों को गिराते हैं। तो कभी कभी जो कुछ लोग होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि इसको रोक दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट इसी का यूज़ करते हुए रोक देता है, उनको आदेश जारी करता है कि जो अभी काम कर रहे हैं वो आप रोक दीजिए।
ठीक है। तो अब इसके बाद आता है हम लोगों का पी। पी होता है प्रोविजन। प्रोविज़न का मतलब होता है कि आपको स्टे ऑर्डर, इसको जो सिंपल भाषा में ज़्यादातर आप लोग जानते हैं वो जानते हैं स्टे ऑर्डर के नाम से। ये सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने किसी काम को करने के लिए स्टे ऑर्डर दे दिया। ये ज़्यादातर जो इशू किया जाता है लोअर जो कोर्ट की कार्रवाई होती है उसके ऊपर रोक लगाने के लिए इशू किया जाता है कि जो हमारे पास लोअर कोर्ट है उसने कोई भी आदेश जारी किया हो और आपको पसंद नहीं आया या आपके खिलाफ जा रहा है वो, तो आप एकदम से सुप्रीम कोर्ट से चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर आप स्टे ऑर्डर ले लेंगे। सम केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो स्टे ऑर्डर दे देता है, कुछ केसेस में स्टे ऑर्डर नहीं भी देता है। तो अब हो जाता है, चले 4 से आपका याद रखिएगा सर्टियोररी। तो सर्टियोररी में आपका जो सर्टी हो गया, सर्टी से ही आप थोड़ा सा याद रखिएगा क्योर। तो ये जो क्योर होता है, क्योर का मतलब हो गया कि ये लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में केसेस को मंगा सकता है। यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितनी भी लोअर कोर्ट्स होती हैं उनसे वो क्या कर सकता है, किसी भी केस को अपने पास मंगा सकता है अगर उसे कोई ज़रूरत पड़ती है। क्यू से हो जाएगा क्यू वारंटो। क्यू वारंटो इसमें क्यू से, क्यू में ही छिपा हुआ है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब क्यों मतलब कि एट व्हाट अथॉरिटी यू आर इन द ऑफिस। यानी कि कोई भी पर्सन जो है किसी ऑफिस में है, गवर्नमेंट ऑफिस में है और उसे वहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है तब वो क्या इशू करता है, क्यू वारंटो इशू करता है और उससे पूछता है कि आप इस ऑफिस में किस अधिकार से हैं। अगर वो क्या करता है कि उसको समझा नहीं पाता है कोर्ट को, तो कोर्ट उसे तुरंत उस पद को छोड़ने के लिए कहती है। ऐसा आपने ज़्यादातर जो हमारे पास लीडर्स होते हैं, लीडर्स क्या करते हैं, कुछ लोगों को अपॉइंट कर देते हैं, तो दूसरा क्या होता है वो कोर्ट चला जाता है। कोर्ट उनसे पूछता है कि आप इस ऑफिस में कैसे हैं। अगर कोई सेटिस्फाई जवाब वो पर्सन नहीं दे पाता है तो उस पर्सन को वहाँ से हटना पड़ता है। तो ये आपके पास हो गई पाँचों के पाँचों रिट्स, और ये रिट्स आपकी इम्पॉर्टेंट है। और हमने ये भी बता दिया कि अब आप बोलने वाले नहीं हैं, आप रिट्स इनसे याद कर लेंगे और रिट्स के अंदर ही उनका जो मीनिंग होता है वो छिपा होता है। हमने आपको देखो हैव से बता दिया, हैवी बॉडी। मैन का मतलब होता है कमांड। प्रोविजन का मतलब होता है स्टे ऑर्डर। सर्टियोररी का मतलब होता है क्योर, यानी कि लोअर कोर्ट से जो केस होता है वो मंगा लेता है। क्यू से मतलब क्यों, आप उस मतलब कि किस अथॉरिटी से उस ऑफिस में हैं। तो सभी के जो नाम है उसी के अंदर उनका काम छिपा हुआ है। अब हम लोग आर्टिकल 33 देख लेते हैं। आर्टिकल 33 में आपको जो आर्म फोर्सेज हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है। जो आर्म फोर्सेज होती हैं उनको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले हुए हैं। अगर उनको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए होते तो बाई चांस वो लड़ने जा रहे हैं और उनका मन नहीं हो रहा है, वो नहीं जाना चाहते हैं, तो वो कहेंगे हम तो, हमारे पास लाइफ का जो है वो अधिकार है, जीने का अधिकार है, तो हम लड़ने ही नहीं जाएंगे, तो ऐसे तो हम लोग हार जाएंगे। तो उनको ये अधिकार नहीं दिए गए हैं। आर्टिकल 34 में मिलिट्री रूल आता है कि विशेष परिस्थितियों में जब बहुत ज़्यादा जो खून खराबा हो जाए और सरकार कंट्रोल, जो सरकार हो वो वहाँ पर जो दंगे हो रहे हैं उनको कंट्रोल ना कर पाए, तब क्या करती है सरकार, मिलिट्री रूल लगा देती है। मिलिट्री रूल रेयर टू रेयर केस में ही लगाती है। ज़्यादा कर्फ्यू लगा देती है, कर्फ्यू से ही काम ख़त्म हो जाता है। कर्फ्यू और मिलिट्री रूल हमेशा ध्यान रखिएगा अलग होता है। मिलिट्री रूल में आपकी जो मिलिट्री होगी वो उस एरिया को कैप्चर कर लेगी, यानी कि अब जो स्टेट पुलिस होगी उसका कोई काम नहीं रह जाएगा। वहाँ पर जो भी लॉ एंड ऑर्डर होगा उसको कौन देखेगा, मिलिट्री देखेगी। आर्टिकल 35
आर्टिकल 35 ही आपको जो पार्लियामेंट होता है इसके अंदर पार्लियामेंट आता है और पार्लियामेंट को आर्टिकल 35 ही पावर देता है हमारी जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको अमेंड करने के लिए। अब हम लोगों ने जो आर्टिकल्स थे उनका ओवरव्यू ले लिया। अब इनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं या लिमिटेशंस होती हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो आर्टिकल था, आपको पता है कि सबसे पहले हमारे पास 7 आर्टिकल्स थे, लेकिन बाद में उनको क्या कर दिया गया, एक आर्टिकल को हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को। राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से गया था, तो जो 1978 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, उसके द्वारा इसको हटाकर आर्टिकल 300A के अंतर्गत इसको प्रॉपर्टी राइट दे दिया गया है। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये हमारे जन्म से ही हमें मिल जाते हैं, जैसे ही हमारा जन्म होगा ये हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये ऑब्सोल्यूट नहीं होते हैं, जस्टिसेबल होते हैं, इन्हें आप कोर्ट में जाकर इनको लागू करवा सकते हैं। आर्टिकल 21 को आप कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो हमेशा आपके लागू रहेंगे इवन इन इमरजेंसी। आर्टिकल 19 में जो होता है, आर्टिकल 19 अगर इमरजेंसी लग गई है तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, इसको सस्पेंड करना नहीं पड़ेगा। इसमें से ज़्यादातर जो आर्टिकल होते हैं सेल्फ एग्जीक्यूटर होते हैं, यानी कि अपने ही आप काम करते हैं, उन्हें किसी लॉ के जरिए लागू नहीं करना पड़ता है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है इनको कहाँ से लिया गया था, तो यूएसए से इनको बरो किया गया था, ताकि जो हमारी जो फ्रीडम है और लिबर्टी है उसको बनाए रखा जा सके। जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स हैं। एक तो आपका इक्वलिटी आ जाता है, राइट टू इक्वलिटी, फिर राइट टू फ्रीडम आ जाता है, राइट टू फिर एक्सप्लॉयटेशन आ जाता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आ जाता है, एजुकेशनल राइट आ जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आ जाती है। तो ये आपके पास 6 प्रकार के राइट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। इक्वलिटी में आपका 14 से 18 हो गया, फ्रीडम आपका आर्टिकल 19 से 22 हो गया, एक्सप्लॉयटेशन 23-24 हो गया, रिलीजन 25 से 28 हो गया, एजुकेशनल आपका जो होता है वो हो जाता है 29 से 30, और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हो जाएगा ये आपका आर्टिकल 32 में आ जाता है। बाकी के लिए जो बचे हुए आर्टिकल्स हैं उनके लिए कोई टाइप डिसाइड नहीं किया गया है। तो इसको याद करने की ट्रिक हमने आपको बताई है AD ईट। इसको याद करने की जो ट्रिक बताई हमने 100 MRP 19 के लिए, और बाकी के लिए जो हमने बताई है वो क्लियर बताई है। एक तो आपको 19 के लिए बताई है 100 MRP, और बाकी जो बचे हुए हैं उनके लिए 20 से 22 तक उनके लिए हमने बताई है क्लियर। 23 से 24 को जो बताया है वो TC बताया है, 25 से 28 रेट बताया है, 29 से 30 आपको IR बताया है, 32 के लिए आपको कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स का एक बार फिर से हमने जो रिवीजन था वो करवा दिया। अब हम लोग जान लेते हैं कि हमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो केवल भारतीय सिटीजन्स को कौन कौन से आर्टिकल्स जो अवेलेबल हैं, और जो भारतीय सिटीजन नहीं हैं और हमारे देश में किसी वजह से आते हैं, जैसे कि रहने के लिए आते हैं या टूरिस्ट बन के आते हैं, तो उनको कौन कौन से जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अवेलेबल हैं। देखो, जो हमें अवेलेबल हैं केवल और केवल 15, 16, 19, 30 और 29, ठीक है। ये जो आर्टिकल हैं ये केवल और केवल हमें ही अवेलेबल हैं
ये जो फॉरेन के लोग होते हैं उनको ये अवेलेबल नहीं है। बाकी जो फॉरेन के लोग होते हैं उनको कुछ लाइट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि 20 हो गया, 21 हो गया, 21A हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया और एक आर्टिकल 14 हो गया। तो ये आपके पास जो है एलियन के साथ साथ हमारे सिटीजन्स के साथ साथ एलियंस को भी अवेलेबल है। एलियंस कहते हैं जो फॉरेन से आते हों। अब हम लोग आर्टिकल 12 देख लिए थे। आर्टिकल 12 में हमने आपको बता दिया था कि इसमें स्टेट की डिफिनीशन दी गई है आपकी, जैसे कि सेंट्रल हो गया, पार्लियामेंट हो गया, स्टेट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, लोकल अथॉरिटीज़ हो गई, स्टेचुरी या नॉन स्टेचुरी जो अथॉरिटीज़ हो गई, वो सभी के सभी आपकी स्टेट के अंतर्गत आती हैं। आर्टिकल 13 के अंतर्गत आपको याद रखना है कि कोई भी लॉ जो होगा जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा वो क्या हो जाएंगे, नल एंड वॉइड हो जाएंगे। यहीं पे हमने आपको बताया कि इसी से जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है या हाई कोर्ट होता है उसको जुडिशियल रिव्यू मिला हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो जुडिशियल रिव्यू है उसको जो टर्म है वो मेंशन नहीं किया गया है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंतर्गत। तो ये आपका हो जाएगा एक तो आपका जो एससी होता है वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है और जो एससी होता है उसके पास रिट्स मिली हुई हैं आर्टिकल 26 के अंतर्गत। अब आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 में कहा गया है कि एवरी पर्सन इक्वल होगा बिफोर लॉ, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक आपका प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, फॉरेन डिप्लोमेट हो गया, जो फॉरेन सॉवरेंटी हो गई, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गए, या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्टेन DPSP हो गई, उन पर एक्सेप्शंस हैं। वहाँ पर आपका जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो वर्क नहीं करेगा। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये आपका एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और इसको लिया गया है यूके से। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि सभी पर्सन लॉ के सामने बराबर होंगे, चाहे वो लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे अंधा हो, चाहे काना हो, ठीक है, वो सभी के सभी क्या होंगे, जो लॉ होगा उसके सामने बराबर होंगे। इसी को कहा जाता है कि ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। फिर बाद में इसी में जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है उसको भी ऐड कर लिया गया था और ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये आपका एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और इसको लिया गया था यूएस से। इसमें क्या होता है कि आपको इक्वल को इक्वल के बराबर रखा जाएगा, यानी कि आप गधे हैं तो गधे के साथ दौड़ाया जाएगा, आप घोड़े हैं तो घोड़े के साथ दौड़ाया जाएगा। इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि आप गधे हैं और आपको घोड़े के साथ दौड़ा दिया जाए। जैसे इसीलिए जो रिजर्वेशन होता है वो दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको उस लेवल के नहीं है तो आपको उस लेवल तक लाने के लिए आपको काम किया जाएगा आपके ऊपर। पहले उस लेवल तक आपको लाया जाएगा, फिर आपके उसके साथ इक्वल लॉ का प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो इसके लिए सरकार ने रिजर्वेशन किया, भले ही रिजर्वेशन के अपनी लिमिट्स हो या वो अच्छी तरीके से अभी काम ना कर पा रहा हो, लेकिन उससे फ़ायदा भी हुआ है और उससे नुकसान भी हुआ है। लेकिन जो सरकार ने तरीका अपनाया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देने का, वो उसमें से एक जो था वो रिजर्वेशन भी था। अब इसके बाद आता है हमारा 15, उसमें आपको सोशल इक्वलिटी की बात की गई है, यानी कि और ध्यान रखिएगा केवल हमारे सिटीजन्स के लिए है। इसी में आपका जो 15 है, 15 के अंतर्गत ही आपका 2 क्लॉज दिए गए हैं, 15 क्लॉज 1 एंड 15 क्लॉज 2। ये कभी कभी क्लॉज भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा कि जो 15 क्लॉज 1 है ये केवल और केवल सिटीजन्स के लिए, जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके लिए अवेलेबल होता है, और जो क्लॉज 2 होता है वो स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के लिए अवेलेबल होता है। इसमें जो आपका एक्सेप्शंस होते हैं वो कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि रिजर्वेशन आपका लोकल बॉडीज़ में दिया जाता है या चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन दिया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा। ये आपका जो 15 क्लॉज 3 होता है उसके अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो ये एक्सेप्शंस हैं। आपका जो वुमेंस के लिए प्रोविजंस बनाए जाते हैं या चिल्ड्रन के लिए प्रोविजंस बनाए जाते हैं या जो कमज़ोर वर्ग होता है उनके लिए प्रोविजंस बनाए जाते हैं, उनको एक्सेप्शन में रखा जाता है।
जो ओबीसी हमारे पास ओबीसी को कुछ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें क्या है रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो ये भी हमारे पास क्या आता है एक्सेप्शन के तहत आता है। और ये कब ओबीसी को जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन देने के लिए जो रिजर्वेशन मिला था वो 19th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 से मिला था, और इसमें अब क्रीमी लेयर भी इंक्लूड कर दी गई है। यानी कि आप अगर 7 लाख से ऊपर कमाते हैं तो आपको जनरल समझा जाएगा, अब फिर आप उसमें ओबीसी के अंतर्गत नहीं आएंगे। उसके बाद आता है 15(6), इसमें आपको ईबीएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया गया है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आपका जो जनरल्स होते हैं वो भी आ जाते हैं, और इसको लागू किया गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के द्वारा। आर्टिकल 16 में जो हम लोग आर्टिकल 15 में पढ़े हैं उसी तरीके से आर्टिकल 16 में भी क्या है एक्सेप्शंस हैं कि रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हो गया, रिजर्वेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गया, या सेपरेट वैकेंसी हो गई SC ST OBC के लिए। ठीक है, ये सारा का सारा क्या हो जाता है आर्टिकल 16 के अंतर्गत एक्सेप्शंस में आ जाता है। अब कुछ हम लोग हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री क्या कि जो रिजर्वेशन की हम बार बार बात कर रहे हैं तो वो कैसे रिजर्वेशंस की जो बात हुई थी वो आई कैसे। तो इससे रिलेटेड जो हमारे पास हैं 2 कमीशंस हैं हमारे पास। एक तो कालेकर कमीशन है, जो कि 1953 में बनाई गई थी और उसने अपनी 1955 में रिपोर्ट को सबमिट कर दिया था। एक आपकी आती है मंडल कमीशन। कालेकर और मंडल ये आपकी ध्यान रखिएगा एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके लिए आपकी बनाई गई थी। मंडल कमीशन ने रिजर्वेशन में क्या क्या बताया वो देख लीजिए। इन्होंने 79 में इनको बनाया गया था और इन्होंने 80 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इनके अनुसार जो 27% होगा वो रिजर्वेशन दिया जाएगा ओबीसी को, और जो टोटल रिजर्वेशन होगा ओबीसी और एससी में, ठीक है, चाहे आपका एससी और एसटी का रिजर्वेशन हो गया चाहे ओबीसी का रिजर्वेशन हो गया, उसको 50% से अबव नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 50% से आप उसे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ राज्य होते हैं वहाँ पर 50% से ऊपर भी अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पर विशेष परिस्थितियों में अवेलेबल होगा जहाँ पर केवल और केवल ओबीसी एससी और एसटी ही ज़्यादा मात्रा में होंगे और जो जनरल होंगे वो कम मात्रा में होंगे। केवल उन्हीं जो राज्य होंगे उनमें 50% से ऊपर जा सकता है। वीपी सिंह ने ये सारा का सारा जो रिजर्वेशन है, जो वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी उसने रिजर्वेशन दिया था। मंडल कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी उसके अनुसार। उसके बाद नरसिम्हा राव सरकार आई थी, उसने 1991 में इसको लागू कर दिया था। पहले मंडल जो वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी उसने रिजर्वेशन दिया, फिर जो नरसिम्हा राव थी 1991 में क्या था कि वीपी सिंह की जो देने की बात की रिजर्वेशन, तो उसके बाद जो वीपी सिंह की सरकार थी वो गिर गई। तो उसके बाद नरसिम्हा राव सरकार आई, तो नरसिम्हा राव सरकार ने उसको लागू कर दिया। तो 1990 में आपकी वीपी सिंह की सरकार हो गई और 1991 में आपकी जो नरसिम्हा राव की सरकार थी वो हो गई। आर्टिकल 17 में जो अनटचेबिलिटी है उसको बैन करने की बात की गई है। अनटचेबिलिटी ध्यान रखिएगा, शब्द को संविधान में डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि अनटचेबिलिटी है क्या, केवल यह लिखा गया है कि अनटचेबिलिटी को बैन किया जाएगा, लेकिन इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है। जो पनिशमेंट मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू लॉ मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई भी सज़ा का प्रावधान नहीं है।
यानी कि जगह जगह पे मतलब जो स्टेट होंगे वो अपना कानून बनाएंगे, कानून के अंतर्गत जो भी अनटचेबिलिटी के लिए सज़ा होगी उसके अनुसार सज़ा दी जाएगी। आर्टिकल 18 को हम बता ही चुके हैं कि आप किसी भी प्रकार का टाइटल को धारण नहीं कर सकते हैं, केवल आपका एजुकेशनल जो टाइटल हो गया या आपका आर्मी टाइटल हो गया उसको ही केवल एक्सेप्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो अवार्ड दिए जाते हैं वो टाइटल के बराबर नहीं होते हैं कि आपको अवार्ड दिया गया तो उससे आपने टाइटल समझ लिया। आप अवार्ड्स को एज ए टाइटल यूज नहीं कर सकते अपने लिए, जैसे कि भारत रत्न हो गया आपका, और भी जितने हमारे पास अवार्ड्स होते हैं उनको एज ए टाइटल आप यूज नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 में हमने आपको बताया था, आर्टिकल 19 के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आपसे बहुत पूछे जाते हैं। उसमें से भी आपका जो रिस्ट्रिक्शंस है 19 क्लॉज 1A के लिए, ठीक है, 19 क्लॉज 1 के लिए जो आपके रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें आपको 8 प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। कितने प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं? 8 प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। इन्हीं को ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस आते हैं? पहला आता है कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। अगर आपकी स्पीच से, आपके बोलने से स्टेट की सिक्योरिटी के ऊपर खतरा आ रहा है तो आपका जो बोलने का अधिकार है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 19(1) में क्या आता है? राइट टू स्पीच आता है। तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट यानी कि स्टेट की जो हमारा राज्य हो गया या हमारा देश हो गया उसके लिए कोई खतरा है तो आपकी जो राइट टू स्पीच है उसको प्रतिबंध कर दिया जाएगा। अगर जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडली रिलेशन है उसके लिए आपकी जो स्पीच है वो खतरा है तो भी आपका जो राइट टू स्पीच है उसको हटा दिया जाएगा। पब्लिक ऑर्डर, आपकी स्पीच से पब्लिक ऑर्डर जो हो रहा है वो भंग हो रहा है तो भी आपकी जो राइट टू स्पीच है उसको कर्टल कर दिया जाएगा। डिसेंसी या मॉरलिटी में कमी आ रही है आपकी स्पीच से तो भी आपकी जो राइट टू स्पीच है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। 4 हो गए। इसके बाद आपका जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है वो भी इसी रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत आता है कि आप कोर्ट की बुराई नहीं कर सकते हैं। आलोचना कर सकते हैं लेकिन उसकी बुराई नहीं कर सकते हैं। और इसमें ये डिफाइन नहीं किया गया है कि आलोचना क्या होगी क्या नहीं होगी, ठीक है। अगर कोर्ट को लगता है कि उसकी बुराई है तो वो आपको सज़ा दे सकती है, भले ही आप कहें कि उसकी बुराई नहीं कर रहे थे। इसके बाद आता है डिफेमेशन। डिफेमेशन को आप लोग हेट स्पीच के नाम से भी जानते हैं कि अगर किसी पर्सन के खिलाफ आप हेट स्पीच देते हैं तो उससे भी आपका जो राइट टू स्पीच है उसको कर्टल कर दिया जाएगा। इसको आप हेट ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं। इंसाइटमेंट अगला जो हो जाता है वो हो जाता है इंसाइटमेंट टू ऑफेंस। अगर आप अपनी जो आप बोलकर किसी को गुनाह के लिए क्या करते हैं, भड़काते हैं या उसे प्रेरित करते हैं तो भी आपकी जो राइट टू स्पीच होगा उसको कर्टल कर दिया जाएगा। अगर देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा होता है कि आपकी स्पीच से तो भी आपकी जो राइट टू स्पीच है उसको कर्टल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 8 रिस्ट्रिक्शंस थे। इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस को बार-बार पूछा जाता है। बाकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं 19A के अंतर्गत उनको जो सरकार है यानी सरकार बता रहे हैं, जो एग्ज़ाम है वो नहीं पूछते हैं। आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको हमने बताया कि आपको कन्विक्शन का अधिकार होता है ऑफेंसेस के खिलाफ। और ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत कोई भी पर्सन को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है किसी भी ऑफेंस के लिए अगर वो लॉ का वायोलेशन नहीं है, यानी कि पहले से वो मेंशन नहीं है लॉ में
जैसे अगर हम आज किसी का खून कर दें और खून के लिए कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है तो मुझे सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये होता है कि केवल और केवल हम लॉ के लिए, अगर हम लॉ वायलेट करते हैं तभी हमें सज़ा मिलेगी या हमें गिरफ्तार किया जाएगा। और आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमें मिला हुआ है नो एक्सपेक्टर लॉ, यानी कि जिस समय मुझे सज़ा हो रही है जिस समय मुझे गिरफ्तार किया गया है उस समय जो लॉ होगा उसी लॉ के अनुसार मुझे सज़ा दी जाएगी। अगर आज हत्या करने के लिए 5 साल की सज़ा है तो मुझे 5 साल की सज़ा ही दी जाएगी, भले ही मुझे 40 साल बाद उसके लिए मतलब कि दोषी माना जाए। ये नहीं कि 40 साल बाद अगर फांसी की सज़ा हो गई तो मुझे फांसी दी जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस समय मुझे गिरफ्तार किया गया था उस समय जो भी सज़ा के प्रावधान थे वही मेरे ऊपर लागू होंगे। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में कहा गया है नो डबल जियोपार्डी, यानी कि एक ही सज़ा के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। यानी कि अगर आपके लिए पास मतलब कि एक राज्य में आपके जो है केस दर्ज हुआ है, उसी गलती के ऊपर आपके लिए दूसरे राज्य में भी केस दर्ज हुआ है, तो यहाँ की कोर्ट ने आपको सज़ा सुना दी, तो यहाँ की कोर्ट अब उसी सज़ा की मतलब कि उसी जो हमने गलती की थी उसके ऊपर मुझे दोबारा सज़ा नहीं सुना सकती है, क्योंकि मैं एक बार सज़ा इसके लिए काट चुका हूँ, तो यहाँ पर मुझे अब सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने एक बार खून कर दिया तो 1% का खून किया तो मुझे एक बार सज़ा मिलेगी, लेकिन फिर मैं छूट के आया, मैंने दूसरी का खून कर दिया या एक साथ 2 के ऊपर खून कर दिया तो मुझे केवल और केवल एक ही बार सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने एक का मर्डर किया तो उसके ऊपर तो सज़ा आपकी चलेगी, दूसरा मर्डर किया तो उसके ऊपर भी आपको सज़ा मिलेगी। तो आपका ये हो गया। और 20 क्लॉज 3 में आपका आता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि आपको आपके खिलाफ जो विटनेस बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आपको टॉर्चर किया जाए कि नहीं तुम्हें तो गवाही देनी ही पड़ेगी, तुम्हें अपना जो जुर्म है वो कबूल करना ही पड़ेगा, वो नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन कुछ केसेस में जो पुलिस होती है वो इसका इस्तेमाल करती है, और आपको पता है कि पुलिस कई जगह पर जो लॉ एंड ऑर्डर होता है उसका वॉयलेशन करती है ताकि लॉ एंड जो ऑर्डर है वो बना रहे। जो हमारे पास आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमें क्या अवेलेबल है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अवेलेबल है। जो ये अवेलेबल है ये हमारा सिटीजन हो गया चाहे आप नॉन सिटीजन है, दोनों के लिए अवेलेबल है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको बताए थे कई राइट्स आते हैं, जैसे कि आपके पास राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू मूवमेंट हो गया, यानी कि बाहर जाने का अधिकार हो गया, घूमने का अधिकार हो गया, या आपके पास जो RTI होता है वो भी आपका इसी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से लगभग 30 से 35 जो हैं वो इसके अंतर्गत आर्टिकल्स मतलब कि जो राइट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अगर आपके पास लक्ष्मीकांत की बुक हो तो उसके अंतर्गत दिए उसमें ये सारे के सारे राइट्स दिए गए हैं, वहाँ से आप एक बार उन्हें पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ हम लोग केस देख लेते हैं। आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही हम लोगों के लिए कुछ केसेस अवेलेबल हैं, उनको देख लेते हैं। एक तो आपके पास अवेलेबल है गोपालन केस, एक अवेलेबल है आपका मेनका गांधी केस। गोपालन केस आपका ये हुआ था 1950 में, और जो मेनका गांधी केस है ये 1978 में हुआ था।
तो गोपालन केस में कहा गया था कि जो सरकार है वो अगर आपकी जान ले रहा है, अगर लॉ के अनुसार आपकी जान ले रहा है तो वो आपकी जान ले सकता है। यानी कि कानून के अनुसार अगर आपकी जान ले रहा है तो वो आपकी जान ले सकता है। यानी कि आपकी जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है एज पर लॉ आपसे ली जा सकती है। पर्सनल लिबर्टी का मतलब केवल जो बॉडी का इंडिविजुअल होता है उसी से होता है, इसके अलावा किसी से नहीं होता है। तो गोपालन केस में ये कहा गया था। अब आता है मेनका गांधी के केस। तो इसमें जो कहा गया था वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहा गया था। इसमें आपका जो था वो प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहा गया था। इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहा गया था। ये दोनों केस इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गए क्योंकि यहाँ पर जो ये मेंशन किया गया है ना, प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये गोपालन केस में दिया गया था। मेनका गांधी केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दिया गया था। तो इसीलिए ये दोनों केसेस इम्पॉर्टेंट हैं। अब आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक बात और आती है कि आपके पास मरने का अधिकार है। तो मरने का अधिकार में कौन कौन सी चीज़ आती है? सुसाइड आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सुसाइड करेंगे पुलिस आपको और आप बच गए तो पुलिस आपको उठा ले जाएगी। आपको पेनलेस एनेस्थीसिया दिया जा सकता है, यानी कि आपको डॉक्टर की मदद से आप अपनी जान दे सकते हैं अगर आपको जो प्रेसिडेंट है वो उसका जो आपको क्या कह दें, अलाउ कर दें। तो आपसे प्रेसिडेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी जान देने के लिए। पेनफुल डेथ को आप नहीं ले सकते हैं, केवल पेनलेस जो डेथ होगी उसी को आप कंसीडर कर सकते हैं। जो डेथ सेंटेंस है वो आपको दी जा सकती है, यानी कि मौत की सज़ा, और ये केवल कोर्ट सुनाती है। और ये रेयरेस्ट केस में ही होता है। बहुत ही कम केस होंगे जिनमें फांसी दी जाती है। इसके बाद आपका जो आर्टिकल 22 होता है उसमें ज़्यादातर आपसे इतना ही पूछा जाता है कि आर्टिकल 22 के अंतर्गत क्या है। आर्टिकल 23, 24 में भी सेम यही है। आर्टिकल 25 के अंतर्गत आपको कुछ राइट्स मिले हुए हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस हो गया, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन प्रैक्टिस जो हो गया आपका रिलीजन के लिए, इंडिविजुअल के लिए ध्यान रखिएगा। 25 क्या है, इंडिविजुअल के लिए है, इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं है। आप अपना रिलीजन को है वो प्रोपेगेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो फोर्स कन्वर्जन है वो आप नहीं करा सकते, वो क्या है, प्रतिबंधित है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। आर्टिकल 25 और 26 का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसको कर्टेल किया जा सकता है। जैसे कि आप लाउड स्पीकर का यूज नहीं कर सकते हैं, अगर यूज कर रहे हैं तो केवल और केवल लॉ जैसा आपसे कहता है उसी तरीके से आप लाउड स्पीकर का यूज कर सकते हैं। आप अपना जो रिलीजन है उसको फॉलो करने के लिए किसी भी रिलीजन के प्रोसेशन को नहीं रोक सकते हैं। काऊ जो स्लॉटर है बकरीद पर आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एसेंशियल पार्ट नहीं है, तो इसको भी प्रोहिबिट किया गया है। दूसरा है कृपाण, जो कृपाण होते हैं, सिख कृपाण रखते हैं वो, क्योंकि उनका इंटीग्रल पार्ट है तो वो जो कृपाण है वो रख सकते हैं। तो इसी प्रकार के कई राइट्स होते हैं जहाँ पर जो आर्टिकल 25 है और 26 है उनको कर्टल कर दिया जाता है। तो आपका आर्टिकल 29 हो गया, 28 हो गया, उसमें आपसे इंस्ट्रक्शंस की बात की गई थी। आपका जो आर्टिकल 29 हो जाता है और 30 हो जाता है, उसकी हमने आपको बता दिया कि जो 29 है उसमें प्रोटेक्शन दिया गया है माइनॉरिटीज़ को, और 30 है उसमें राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात की गई है।
इसमें हमने आपको आर्टिकल 29 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बात बताई थी, उसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये माइनॉरिटी के साथ साथ जो मेजॉरिटी का कल्चर होता है उसको भी प्रोटेक्ट करता है, और ये पूछा जा चुका है, इसीलिए हमने आपको बताया है। ठीक है, और 30 के अंतर्गत आपका केवल और केवल माइनॉरिटीज आती हैं। राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को हम लोग पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोगों की रिट्स थी वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और जो बताना चाहिए आपको वो भी हम लोग पढ़ा चुके हैं। इसके बाद आप एक काका कालेकर कमेटी हम लोगों ने पढ़ लिया था। केस हम लोगों ने 2 पढ़े हैं, एक तो कमेटी हमने 2 पढ़ी हैं, एक तो काका कालेकर कमेटी पढ़ी है, एक आपका पढ़ा है मंडल कमीशन। 2 केस पढ़े हैं हम लोगों ने, एक तो गोपालन केस पढ़ा है, एक मेनका गांधी केस पढ़ा है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट केस थे। तो इतना करने के बाद आपका जो फंडामेंटल राइट्स होता है वो ख़त्म हो जाता है, और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करते हुए जाना, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है, और मैंने कोशिश की है कि प्रत्येक पॉइंट जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो आपको बताया जा सके। राइट्स का जो चैप्टर था वो बड़ा था, इसलिए ये वीडियो बड़ी हो गई, लेकिन आपने अगर पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में सब कुछ आया होगा, कोई भी पॉइंट आपसे नहीं छूटा होगा। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आप कोई भी बुक से जो राइट्स के क्वेश्चन होते हैं उठा कर देख लीजिएगा, आप एक क्वेश्चन भी गलत नहीं करेंगे अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो।